हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे फिर बच्चों। और क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हम आगे आज लेक्चर नंबर फिर बच्चों आपका फर्स्ट सेकंड हो गया था। लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे। चैप्टर 1 का नाम है फिर बच्चों सॉलिड स्टेट, जिसे ठोस प्रवस्था के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर यदि हम लेक्चर की बात करें तो लेक्चर आपका है आज लेक्चर आपका 03, यानी तीसरा लेक्चर है। और इस तीसरे लेक्चर में हम मुख्य रूप से ठोस के बारे में प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय संरचना की बात करेंगे। ठोस क्या होता है, ये सॉलिड से प्यारे बच्चों है ना, इसके हम क्रिस्टलीय संरचना की बात करेंगे। क्रिस्टलीय संरचना की बात करेंगे मतलब किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, वास्तव में ठोस किस प्रकार से निर्माण होता है। तो इसके पहले हमने आपको कराया था पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, एक कोई भी वस्तु ले सकते हैं जिसमें एक द्रव्यमान होता है और जिसे हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया था, तो पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, ठोस द्रव गैस। ठोस जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, गैस किसे बोलते हैं भैया, द्रव क्या है, तो द्रव क्या है, इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और आपका जो गैस होता है इसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसके बाद आपने बात की थी प्यारे बच्चों, ठीक है, आपने बात की थी इसके बाद ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो ठोसों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के भी 4 प्रकार थे, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। आज हम कुछ मूलभूत सिद्धांत यानी मूलभूत कुछ परिभाषाएं चर्चा करेंगे जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है। जिसमें सबसे पहले आपको समझना है, एक छोटा सा हम यहाँ पर आकार बना रहे हैं, थोड़ा सा आकृति बना रहे हैं पर बच्चों, ज्यामितीय संरचना बना रहे हैं। मान के चलते हैं ये ठोस है, इसके अणु अत्यंत पास पास है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बना होगा। और इसके कण अत्यंत पास पास होते हैं, तो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो द्रव और गैस के अपेक्षा प्रबल होता है कि नहीं। जिसके भी जितना आकर्षण बल प्रबल होगा उतना ही वो ठोस होगा। तो ये देखो जरा, ये इसके रचक इकाई घटक है, अर्थात जिनसे मिलकर बना होता है। ठोस जिनसे मिलकर बना होता है ये रचक इकाई घटक है, ठीक है, ये रचक इकाई घटक है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक एक बिंदु से मिलकर के बहुत ज्यादा बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, और उन बिंदुओं के सामूहिक रूप को एक हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल। यानी किसी भी क्रिस्टल का निर्माण किसी न किसी मूलभूत इकाई से होता है। क्या होता है, मूलभूत इकाई से होता है। जिसे प्यारे बच्चों आपके घर में 15 सदस्य हैं तो आपका एक परिवार बन गया। कहीं ना कहीं वो एक एक सदस्य से मिलकर के आपका वो परिवार बना है। आपके घर में कभी जैसे मान लीजिए घर निर्माण के समय में आपने देखा होगा कि एक एक ईंटा लगा करके हम एक घर का निर्माण कर देते हैं। तो एक एक जो ईंटा है प्यारे बच्चों, छोटा छोटा, वो इकाई कहलाता है, यूनिट कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। इस क्रिस्टल में उसे हम इकाई मानेंगे। जैसे एक आकार यहाँ पर मैं बनाता हूँ, छोटे से ईंटे के ही बना देता हूँ। देखिए जरा, दीवार बना दूंगा। दीवार ऐसा होता है कुछ, देखिएगा जरा, दीवार हम कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के हमारा दीवार बनता है। ठीक, ऐसा रहता है कुछ। अब देखो जरा, इसमें आपको कई सारे ईंटें नजर आएंगी और एक एक ईंट से मिलकर के आपका क्या बन जाता है, दीवार। तो हम कहते हैं कि एक ईंटा जो है इसका एक इकाई है। जैसे प्यारे बच्चों एक परिवार बनता है सदस्यों को मिला करके, तो एक एक सदस्य परिवार का इकाई है, यूनिट है। उसी प्रकार से किसी भी क्रिस्टल का एक यूनिट होगा जिसे हम बोलते हैं एकक सेल, एकक कोशिका, एकक कोशिका, ठीक है, एकक कोशिका बोलते हैं, या आपका एकक सेल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो किसी भी ठोस को निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं एक मूलभूत इकाई की आवश्यकता होती है। ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, अब इस मूलभूत इकाई को, जैसे मैंने कहा कि ये घर का आपका जो मूलभूत इकाई ईंटा है। क्या है, ईंटा। ईंटा कैसे दिखता है, वैसे ऐसा दिखता है। देखो जरा ध्यान से देखना, ऐसा ईंटा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, कुछ ऐसा होता है।
ईटा कुछ ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें मोटाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। अब इनको हम देखें तो कितने बिंदु से मिलकर बना होता है? ये बिंदु आपको नजर आएंगे, ये बिंदु है, ईटे के 4 बिंदु होते हैं ऐसा, ठीक है, ईटे के बिंदु हैं। अब इस बिंदु को क्या बोलेंगे कि जो हमारा यूनिट भी बना, जैसे हमने कहा घर एक आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल किसी न किसी यूनिट से मिलकर बना होता है, यूनिट के अंदर भी सूक्ष्म इकाई है, ये समस्या हो गया। तो ये यूनिट जो था हमारा, इकाई सेल जो था, वो हमारा प्यारे बच्चों एक प्रकार से ज्यामिति के रूप में था, एक त्रिविम ज्यामिति के रूप में था, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं को हम बोलते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु का मतलब ये होता है, जैसे ये हमारा आपको दिख रहा होगा एक ठोस, यहां से कोई एक बिंदु निकल जाए, एक कण निकल जाए, तो इसके स्थान को ग्रहण करने के लिए कोई अन्य अणु, परमाणु या आयन आएंगे। तो ये जो आपका सूक्ष्मतम इकाई है, किसी भी ठोस में रचक इकाई घटक अणु, परमाणु या आयन को दर्शाने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिस बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जालक बिंदु। अभी आप क्या समझे? एक क्रिस्टल समझे। क्रिस्टल में भी आपका एकक सेल है, छोटा सा इकाई है, एकक सेल के अंदर भी जालक बिंदु है। क्या है? जालक बिंदु है। और जालक बिंदु की पुनरावृत्ति से देखो जरा, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। जालक बिंदुओं के पुनरावृत्ति से आपका एक क्या बना था? इकाई सेल बना था, एकक सेल, एकक कोष्ठिका। क्या? एकक कोष्ठिका। आपके सिलेबस में जो है वही मैं करा रहा हूं, बिल्कुल आप चिंता ना करें, जो परिभाषा है उसे आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक। तो अब आपको थोड़ा सा लिखना भी है। तो आपका पहला जो डेफिनेशन है वो है जालक बिंदु का, इसका जालक बिंदु। जालक बिंदु को मैंने क्या कहा? अभी आपको समझाया कि जो आपका क्रिस्टल होता है फिर बच्चों, क्रिस्टल के रचक अवयव घटक, रचक मतलब जिससे मिलकर बना होता है, किसी भी क्रिस्टल के रचक अवयव घटक कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, या तो आपका अणु होगा, या तो आपका परमाणु होगा, या तो आपका आयन होगा। तो क्रिस्टल के रचक अवयव घटक जैसे आपका अणु, परमाणु या आयन को हम एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। क्या? बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, उसी बिंदु को हम कहते हैं क्या? जालक बिंदु, ठीक है। क्रिस्टल में अब परिभाषा मेरे अनुसार लिखो आप लोग, क्रिस्टल में रचक अवयवों को, क्रिस्टल में रचक अवयवों को अणु, रचक अवयव ऐसा लिख लो, रचक अवयव, फिर लिखो अणु, परमाणु, अणु, परमाणु या आयन को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं, जिसे जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रिस्टल के रचक अवयव अणु, परमाणु या आयन को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। लिख लो आप, क्रिस्टल के रचक अवयव अणु, आयन या परमाणु को हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, जिसे बोलते हैं जालक बिंदु। अब आपने क्या समझा? एक बड़ा सा क्रिस्टल था, एक बड़ा सा क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर एक सूक्ष्मतम इकाई था, इकाई के अंदर भी छोटे छोटे बिंदु हैं, जिसे बोलते हैं जालक बिंदु। क्लियर है ना? समझ में आया? परिवार था भाई साहब, परिवार का एक सूक्ष्मतम सदस्य हम हैं, हम यूनिट हो गए, हमारे अंदर भी हाथ है, पैर है, शरीर में भाई विभिन्न अंग हैं, ऐसा समझो। समझ में आया? कुछ समझ में आया? जालक बिंदु क्या है? किसी भी क्रिस्टल, किसी भी ठोस का सबसे सूक्ष्मतम इकाई आपका जालक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है फिर बच्चों? जालक बिंदु कहलाता है। परिभाषा आप लोग बिल्कुल याद कर लो। समझ में आया या याद हो गया होगा? मैं समझता हूं कि आपको जालक बिंदु का परिभाषा याद हो गया होगा। और आपके बुक में कई सारी परिभाषाएं हैं, जैसे एक परिभाषा है कि क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण की गई स्थितियों को,
क्रिस्टल जो जालक में ग्रहण, जैसे आपका अणु परमाणु या आयन है, ये स्थान ग्रहण करेगा। उन स्थितियों को जहां पर वो ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। जैसे आप किसी भी शादी में जा रहे होते हैं तो कुर्सियां लगी होती हैं, तो आप जाकर कुर्सी में बैठोगे तो वो जो स्थान है वो एक प्रकार से जालक बिंदु है। लेकिन सबसे अच्छा परिभाषा मैं दे रहा हूं, क्रिस्टल में रचक अवयव अणु परमाणु या आयन बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा आप समझो त्रिविम जालक क्या है। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, आगे हेडिंग आप लोग डालो, त्रिविम जालक। त्रिविम जालक, इसका दूसरा नाम है बच्चा लोग क्रिस्टल जालक। क्या? क्रिस्टल जालक। अब देखो, मैं त्रिविम का मतलब ये समझता हूं कि त्रिविमी, 3 डायमेंशियल, एक्स अक्ष भी होना चाहिए, वाई अक्ष भी होना चाहिए और जेड अक्ष भी होना चाहिए। जैसे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, तो ये कहलाया त्रिविमी। त्रिविमी जैसे आप कोई भी बुक ले लेते हैं तो मोटाई भी होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, वो क्या होता है? त्रिविमी। जैसे इस बुक की मैं बात करता हूँ, ये बुक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके देखो जरा, एक कॉर्नर ये हो गया, ये चौड़ाई है मेरे बच्चों, इसकी मोटाई हो गई और इसकी ये लंबाई हो गई ना, तो इसके त्रिविमी है, 3 विमा। हम जैसे आकाश में गति करते हैं, जैसे स्पेस है, खाली जगह है, इधर भी गति कर सकते, इधर भी, इधर आगे ऊपर पीछे पीछे, हर जगह, ऊपर भी नीचे भी, दाएं भी बाएं भी, कहीं भी, तो हमारा कहलाता त्रिविमी। जैसे हम समतल पे चल रहे हैं, एक सीधे जा सकते हैं या ऐसा जा सकते हैं, तो 2 विमी हो गया। लेकिन जब केवल एक सीधा रेखा पर चल रहे हो तो 1 विमी होता है, ये सबको पता है, 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। तो 3 डायमेंशियल, ऐसे ही हमारे जो जालक बिंदु हैं, जालक बिंदु से एक त्रिविम व्यवस्था होगी। जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था की पुनरावृत्ति से, जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था के पुनरावृत्ति से, थोड़ा समझ लो, एक ज्यामिति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। क्या बोला हमने? जालक बिंदुओं के त्रिविम व्यवस्था से एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है मेरे बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। ठीक है, जो मैं परिभाषा कह रहा हूं वही आप लिखो ना, कि मैं क्या कहा? जालक बिंदु हैं, जालक बिंदुओं को क्या करेंगे? त्रिविम व्यवस्था करेंगे। त्रिविम मतलब तीनों अक्ष में। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना दें, ये आपका एक छोटा सा इकाई है, इसका त्रिविम व्यवस्था। अभी आपको एक ईटा का उदाहरण दिया ही था मैंने, ये देखो जरा, इसमें 3 अक्ष होंगे, इसमें 3 अक्ष, इसको x मान ले, इसको y मान ले, इधर का z मान ले। अब इसमें यदि हम जालक बिंदु देखें तो जालक बिंदु कहाँ कहाँ हो सकते हैं? देखो जरा, कॉर्नर पे ले लो, कॉर्नर पे ले लो, मैं भी कॉर्नर पर ले रहा हूं, तो ये केवल कॉर्नर, किनारे किनारे भाग पर, कोनों पर है केवल, है ना। तो ये आपका कहलाया भैया एक प्रकार से छोटा सा इकाई, सूक्ष्मतम इकाई। और जब इसी प्रकार बार बार आप पुनरावृत्ति इसका कर दो तो एक प्रकार का क्रिस्टल बन जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर चतुर्भुज ले लूं, एक छोटा सा चतुर्भुज, फिर इसमें एक चतुर्भुज जोड़ दूं, फिर एक चतुर्भुज जोड़ दूं, फिर एक चतुर्भुज जोड़ दूं, बार बार पुनरावृत्ति। ये त्रिविमी मैंने ले लिया था, ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति, ये लो, फिर आगे लो, फिर आगे लो। अब इसके नीचे भी ऐसा भी हो सकता है, बार बार पुनरावृत्ति, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ऐसा बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऐसा बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है मेरे बच्चों। तो हमारा जो एक क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, एक निश्चित ज्यामिति बन रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। समझ में आया? इसको परिभाषा लिखना है, लगेगा कठिन लेकिन है नहीं। देखो जरा, मैं कह रहा हूं कि जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था के पुनरावृत्ति से, क्या बोल रहा हूं? जालक बिंदुओं के त्रिविम व्यवस्था, जालक बिंदुओं के त्रिविम व्यवस्था, जालक बिंदुओं के त्रिविम व्यवस्था के पुनरावृत्ति से, के पुनरावृत्ति से एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है। एक ज्यामिति का निर्माण होता है। इस ज्यामिति को ही त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है।
जालक या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। कोई दिक्कत? परिभाषा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज यहाँ पर आप समझो, नोट कर लेना यहाँ पे, ये नोट कर लेना, जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपके पास त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक है, ये प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति से मिलकर बना होता है। पुनरावृत्ति बार बार वही चीज आ रहा है, ये उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसके जितने भी जालक बिंदु होंगे, जैसे जालक बिंदु एक निश्चित बिंदु पॉइंट, ये जालक बिंदु है, प्यारे बच्चों। तो जितने भी जालक बिंदु होंगे वो क्या होंगे? लगभग समान होंगे। ठीक है, यानी त्रिविम जालक के प्रत्येक जालक बिंदु अन्य जालक बिंदु से समानता दर्शाता है या समान होता है, अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। लिखना तो लिख सकते हो, लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। त्रिविम जालक के प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं से बिल्कुल समान होते हैं, अन्य बिंदुओं से बिल्कुल समान होते हैं। मैंने क्या कहा? त्रिविम जालक है, ये हमारा त्रिविम जालक बन रहा है। त्रिविम जालक में जितने भी जालक बिंदु हैं लगभग समान होंगे। इतना कर लिया आपने। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा क्रिस्टल बनाएंगे NaCl का, फिर उसमें आपको बताना भैया कि एकक सेल क्या है। अभी तो आपने समझा, मैंने बताया एकक सेल क्या है। एक परिवार है, एक परिवार में एक छोटा सा हम है, हम एक इकाई के रूप में, तो हम एक एकक सेल है। एकक सेल क्या होता है? ये हमारा एकक सेल अभी हमने बताया था भैया, ईटा। घर बन रहा है, घर में आपका एक दीवार बन गया, दीवार एक आपका क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल में एक छोटा सा एकक सेल होगा, वो है ईटा। ईटे में भी छोटे छोटे बिंदु हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं फिर बच्चों? तो क्रिस्टल या आपका जालक बिंदु। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, जरा 1 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट नहीं भी 5 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो अपन क्या करेंगे? क्लीन करेंगे प्यारे बच्चों, क्लीन। ओके, क्लीन। चलो, NaCl क्रिस्टल की हम संरचना बनाते हैं, बढ़िया सा बनाएंगे एक छोटा सा। इसके बाद हम एकक सेल की परिभाषा देंगे कि आपका एकक सेल क्या है। जालक बिंदुओं की त्रिविम ज्यामिति है जिसके पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसके पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? एकक सेल है ना। त्रिविम समूह है, त्रिविम ज्यामिति है, 3 कलर से बनाते हैं अपन। ठीक है, पहले हम पॉइंट लेते हैं प्यारे बच्चों। पॉइंट कैसे लेंगे? जैसे आपने थोड़ा ध्यान देना, एक निश्चित डिफरेंस में ले लेते हैं। ये आपका एक निश्चित डिफरेंस होना चाहिए, एक निश्चित डिफरेंस में आपने ले लिया। यहां भी आपका एक निश्चित डिफरेंस हो, जैसे ये ले लिया हमने। ठीक, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप करते चलना, आपसे आराम से बन जाएगा। ये आपको 9 बिंदु ले लेना है। कितने बिंदु? सेम दूरी होनी चाहिए, सेम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, लगभग। कॉपी पेन में तो और आप स्केल से माप सकते हो। ये 9 बिंदु तो आसानी से बना सकते हो। ऊपर वाले थोड़े पास दूर है ना, हमारे नीचे वाले पास में, थोड़ा नीचे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कर दिया, और चाहो तो आप इनको मिला भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप आसानी से कर सकते हो, कोई कुछ नहीं करने वाला, इसको आसानी से आप कर लो। इतना तो सभी से बनेगा, इतना तो सभी से बन जाएगा। ये सिंपल वे है ना। एक प्लस का चिन्ह बनाओ, मिला दो। अब यहां से दिक्कत होगी। अब यहां से कैसे दिक्कत होगी? इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा ऊपर, एक बिंदु ऐसा ले लो, छोटा सा बिंदु लेना, एक छोटा सा बिंदु ये और फिर एक छोटा सा बिंदु ऐसा। ठीक है, मिडिल में ऐसा, ऐसे प्यारे बच्चों। इसके जस्ट नीचे ऐसे थोड़ा सा टेढ़े में एक बिंदु ये, फिर एक बिंदु ऐसा, फिर ऐसे ही नीचे एक बिंदु ऐसा और फिर एक बिंदु ऐसा ले लो। ऐसे हर जगह आप करो। एक बिंदु आपका यहां हो जाना चाहिए, एक बिंदु आपका यहां हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों, एक बिंदु आपका यहां हो जाएगा, एक बिंदु आपका यहां हो जाएगा। ऐसे में यहां पे भी एक बिंदु हो जाएगा, फिर आपका बिंदु एक यहां हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु ऐसे में
और एक बिंदु ऐसे में। हर एक में ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, ठीक। ऐसा आपने कर दिया। अब ऐसा कर दिया सर, अब क्या करें? तो अब कुछ ना करो, जब आपने नीला मिलाया ही है तो इसमें भी नीला मिला दो। मिला दोगे? इसमें भी नीला मिला दो। मिला दिए? जी हाँ सर। इसमें भी आप नीला मिला दो, इसमें भी आप नीला मिला दो, ठीक, मिला दिए। इसमें भी आप नीला मिला दो, ठीक। फिर आप इसमें भी नीला मिला दो। एक सीधी लाइन होनी चाहिए, सभी बिंदुओं को मिलना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब आप करो क्या, जैसे यहां से बिंदु है, इनको मिलाते हुए काला से मिला दो, इस बिंदु को मिला दो प्यारे बच्चों। अब यहां से थोड़ा डाउट हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। यहां से मिला दो, फिर आप यहां से मिला दो, फिर इसको आप इन बिंदुओं को मिलाते हुए यहां तक ले आओ, इन बिंदुओं को मिलाते हुए यहां तक ले आओ। अब यहां तक क्लियर है? अब देखना, अब आप रेड कलर ले लो और इसको ऐसा मिला दो, ऐसा मिला दो, यहां भी ऐसा मिला दो, यहां भी ऐसा मिला दो, यहां भी ऐसा मिला दो भाई साहब। फिर आपका ये भी मिल जाएगा, आपका ये भी मिल जाएगा, आपका ये भी मिल जाएगा, लगभग लगभग सेम है। अब एक और बिंदु रह गया ना, ये लो। अब आपका ये बन गया है एक क्रिस्टल NaCl का। इसके और आगे है, लेकिन हम आपको एक केवल क्रिस्टल बता रहे हैं। अब एक क्रिस्टल से एक छोटा सा भाग निकाल रहे हैं, छोटा सा भाग, एक भाग। जैसे आपको एक घन दिखेगा, इस वाले भाग को देखो, एक घन दिखेगा, इसके पीछे भी एक घन होगा, इसके बाजू में भी घन होगा, इधर भी घन होगा, पीछे भी होगा, आगे भी होगा, चारों तरफ एक घन नजर आएगा। वो कैसा? जैसे मान लीजिए, ठीक है, देख लो जरा, ऐसी आकृति इसमें बहुत सारे नजर आएंगे आपको। इसके आगे पीछे और भी आप कर सकते हो। अब ये देखो, इसमें पूरे जालक बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। जालक बिंदु, कई सारे जालक बिंदु है। जालक बिंदु से आपका बना एक छोटा सा एकक सेल बना, इकाई सेल बना, और इकाई सेल के बाद फिर बच्चों आपका एक क्रिस्टल बन जाता है। तो इस इकाई सेल को हमने ये देखा कि यहाँ पे आपके जालक बिंदु है, और जालक बिंदु से एक त्रिविम व्यवस्था से एक छोटी सी ज्यामिति बनी, एक त्रिविम व्यवस्था बन गया, ठीक है। और इस त्रिविम व्यवस्था के बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? एक प्रकार का एकक सेल। यानी जालक बिंदुओं के त्रिविम व्यवस्था की एक निश्चित ज्यामिति को हम एकक सेल कहते हैं, जिसके पुनरावृत्ति से, जिसके दोहराने से हमें एक क्या मिल जाता है? एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एक क्रिस्टल तंत्र हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुल मिला के इतना समझ में आया कि जो इकाई सेल क्या है? इकाई सेल आपका एक प्रकार का प्यारे बच्चों, ये जो जालक बिंदु थे उनका एक त्रिविम समूह है। क्या है? त्रिविम समूह। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इकाई सेल की परिभाषा आप कहां पे लिखोगे? यहां पे लिख लो, इकाई सेल, ठीक, इकाई सेल। चलो लिखो, इकाई सेल या एकक सेल। तो यहां पर लिख सकते हो आप इकाई सेल या एकक सेल। इकाई सेल जालक बिंदुओं का त्रिविम समूह है, जिसके दोहराने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल का क्या होता है? निर्माण होता है। देख लो जरा, ठोस था आपका। देखो यार, सूक्ष्मतम चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अब ये जो घन है, इसके ऊपर भी एक घन रख दो, इसके नीचे भी एक घन रख दो, इसके बाजू में भी एक घन रख दो। यानी ये जो कॉर्नर है, एक छोटा सा कॉर्नर है, कितने भागों को जोड़ेगा? जैसे मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज बताता हूं। ये आपका बुक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, कोई टुकड़ा यहाँ पे नहीं है। ये आपका बुक है, ठीक है। क्या है? बुक है, ठीक। अब इस बुक में इस कॉर्नर की बात करता हूं, ठीक है। तो जब इसके एक ऊपर रखेंगे तो भी ये आपका जो आपका कॉर्नर हो, किनारा भाग है, ये कॉर्नर हो गया, ये आपका कोण है। ये जो कोण है इसके ऊपर रखेंगे,
इसके बाजू में रखेंगे। समझ में आया? एक ये हो ही गया, एक ये हो गया, इसके इधर भी रख देंगे, ठीक है, इसके इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। बहुत ज्यादा यहां पर समझने की जरूरत है कि ये जो कोण है, इसके ऊपर भी, इसके बाजू में भी, इसके दाएं में भी, इसके बाएं में भी, आगे पीछे नीचे ऊपर, बार बार पुनरावृत्ति हम कर दें, ये हमारा कोण है। तो इस कोण से हम कई सारे क्रिस्टल को जोड़ सकते हैं। इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, ये कोण से, ठीक है। इसी प्रकार 4 ऊपर भी जुड़ जाएगा और 4, है ना। समझ में आया? मैं एक आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, तब आपको मजा आएगा कि वाकई में एक कोण किस प्रकार से 1/8 भाग दर्शाता है। बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। जैसे यहाँ पर ये 8 कोण है, 8 कोण है, इसके लिए इसके मैं बात करूं कि इसमें परमाणु कितने होंगे। जरा देखना, ये जो आपका 8 कोण है, 8 कोण थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। 8 कोण है और एक कोण की भागीदारी 1/8 है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 1 हो गई। यही डाउट रहता है और इसे कोई क्लियर नहीं कर पाता। सबसे बड़ी समस्या है 1/8 कहां से आ गया सर, 1/8 कहां से आ गया। मैं ये कह रहा हूं, ये आपका बुक है, इसके सामने भी एक ऐसा बुक जोड़ सकते हैं इस कॉर्नर के साथ, इसके बाजू में भी एक कॉर्नर के साथ, इसके बाजू में एक कॉर्नर के साथ, यानी एक कॉर्नर, ये आपका जो कॉर्नर है, ये आपका एक कोण है, वो 4 से जुड़ा है। इसी प्रकार इसके ऊपर भी 4 जुड़ सकते हैं, तो 8 के साथ भागीदारी। इसलिए जब एक कोण 8 लोगों के साथ जुड़ सकता है तो एक के लिए 1/8 भागीदारी होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ये घन है, इसका एक कोण है, एक कोण है, ये कोण, एक कोण एक के साथ जुड़ा है। जरा ध्यान देना, गौर से देखना भाई साहब। इसको यदि ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, तो इस कोण के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा, हाँ। इसके आगे भी, इसके आगे भी, इसके आगे भी और 2 बुक रख दूं तो 2 से जुड़ जाएगा, जी हाँ। अब जिस प्रकार से एक ये 3 से जुड़ गया और खुद का 4 हो गया, इसी प्रकार इसके ऊपर, नीचे तो नहीं, नीचे दूसरा कोण हो जाएगा। ये पहला कोण की मैं बात कर रहा हूं, इसके साथ जुड़ा तो एक कोण इधर से जुड़ा, एक कोण यहां से जुड़ा, मतलब इसके साथ 3 और जुड़ सकते हैं, घेरे के साथ जुड़ सकते हैं ना। जैसे मैंने यदि कहा कि आपका चतुर्भुज है प्यारे बच्चों, ये है ना, यहां से आप 3 भाग को काट दो, 3 भाग को काट दो, ये लो एक कोण आ गया। जरा देखो ये 3 से और जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता? 3 से जुड़ेगा। इसी प्रकार मैंने कहा, जरा ध्यान देना, ये बुक है, ये कोण है, ये 3 से और जुड़ सकता है। 3 से यहां जुड़ गया, ये खुद का है तो 4 और ऊपर भी 4, मतलब एक जो बिंदु है, ये घन की बात कर रहा हूं, ये घन में एक जो बिंदु है वो टोटल भागीदारी 8 घन को जोड़कर रखता है, 8 घन के साथ संबंध बनाता है। इसलिए एक घन की भागीदारी एक कोण का 1/8, और कितने कोण है? 8 कोण है, इसलिए 8 गुणे 1/8, परमाणु की संख्या 1 हो गई। इस पर मैं एक अलग से बनाऊंगा, जो आपका SCC होता है, BCC होता है, FCC होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और साथ में प्यारे बच्चों आपको समझाऊंगा कि वाकई में किस प्रकार से इसकी हम परमाणु की संख्या निकालते हैं। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, ये आपका क्लियर हो गया। डायग्राम बनाना भी समझ गए भाई। एक हमने क्रिस्टल बना दिया, क्रिस्टल में हमने आपको यूनिट सेल दिखा दिया। अब इस यूनिट सेल के मेजरमेंट, जैसे हमारे पास इस पे हमने त्रिविमी की बात की थी, स्टार्टिंग में ही त्रिविमी बताया था हमने। त्रिविमी मतलब 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब इन तीनों अक्ष की लंबाई के आधार पर, यानी एक इसका पैरामीटर मापेंगे, यानी मानेंगे हम, मापने के लिए पैरामीटर मानेंगे कि अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिस्टलों का जो पैरामीटर भिन्न भिन्न होगा वो किस प्रकार से होगा। तो एक आध 2 एग्जांपल मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग अपने बुक में देखना। जैसे थोड़ा सा आप यदि हेडिंग डाल लें पैरामीटर, जैसे मेरे बच्चों आपको शर्ट है ना सिलाना है तो एक निश्चित पैरामीटर होती है, एक निश्चित आपका लंबाई चौड़ाई लिया जाता है ना, स्केल की सहायता से पैरामीटर यहां पर बात करेंगे। तो देखो जरा ध्यान देना, ये आपका प्यारे बच्चों एक घन था, ओके। इसमें 3 अक्ष, इसमें 3 अक्ष कौन कौन से हैं? एक एक्स अक्ष और एक आपका वाई अक्ष और एक आपका जेड अक्ष। एक्स अक्ष की लंबाई को मापने के लिए हम ए मानते हैं, क्या मानते हैं? ए मानते हैं। और वाई अक्ष की लंबाई को मापने के बी मानते हैं।
जेड अक्ष के लिए सी मानते हैं। यदि हम इनके कोण की बात करें तो एक्स और वाई के बीच का जो कोण वो अल्फा मानते हैं, एक्स जेड के बीच हम बीटा मानते हैं, और आपका जो वाई और जेड के बीच हम क्या मानते हैं, गामा मानते हैं। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चों अक्षों की लंबाई है। ठीक है, यदि हम बात करें पहला नंबर कि ए बी और सी क्या है भाई साहब, तो एक्स अक्ष की लंबाई है, एक्स अक्ष की लंबाई है कि नहीं, एक्स अक्ष की लंबाई। ठीक है, ये जो बी क्या है, वाई अक्ष की लंबाई। ठीक, ये जरूरत पड़ेगा आगे चलकर। सी क्या है प्यारे बच्चों, सी क्या है, जेड अक्ष की लंबाई, जेड अक्ष की लंबाई त्रिविमी में किस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, ये चीज हो गया, ये आप लोग लिख लो, अक्षीय लंबाई जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षीय लंबाई। ये अक्षीय लंबाई है, अक्षीय लंबाई। फिर आपका दूसरा बनता है अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। कैसे कैसे हमने देखा भाई, जो अल्फा है और जो बीटा है और ये जो गामा है, ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच। ठीक है, जो बीटा है ए और सी के बीच है। ठीक है, और जो गामा है प्यारे बच्चों वो बी और सी के बीच है, बी और सी के बीच है। ठीक, ये पैरामीटर है, इसी के आधार पर एकक सेल और क्रिस्टल तंत्र टोटल इनको बांटा गया है। जैसे हम यदि एकक सेल की बात करें तो कुल एकक सेल कितने हैं, 14, और क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या है, यहाँ पर आप नोट लिख लेना कि जितने भी हमारे एकक सेल हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कुल एकक सेल, कुल एकक सेल आपके 14 हैं, और क्रिस्टल तंत्रों की संख्या मेरे बच्चों 7 है। वो क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हो सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, जैसे घनीय, ठीक है, दूसरा आप लिख लो चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। ठीक है, तीसरा आप लिख लो समचतुर्भुजीय, समचतुर्भुजीय। ठीक है, चौथा लिख लो आप एकांताज, एकांताज। ठीक है, पांचवा लिख लो आप त्रिनताज, त्रिनताज, और छठा लिख लो त्रिकोणीय, क्या लिख लो, त्रिकोणीय, और फिर सातवां लिख लो षटकोणीय, क्या, षटकोणीय। ये आपके क्रिस्टल तंत्र हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। इनको इन अक्ष की लंबाई और अक्षों के बीच के कोण के आधार पर बांटा गया है कि घनीय, चतुष्कोणीय, समचतुर्भुजी, एकांताज, त्रिनताज, त्रिकोणीय, षटकोणीय। इनको अक्ष की लंबाई और फिर बच्चों आपका जो ए बी के बीच कोण है, मतलब अक्षीय कोण है, इनके आधार पर बांटा गया है। अब हम इनके एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आपका NaCl है। NaCl की क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार से होती है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो NaCl की क्रिस्टल तंत्र आपका घनी होता है। स्क्रीनशॉट प्लीज, जितना आप करो फास्ट। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, थोड़ा सा घनी के बारे में समझा दूंगा। फिर आगे जो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, एक मैं ऐसा सेपरेट वीडियो लाऊंगा केवल और केवल त्रिविमी एकक सेल के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, 7 प्रकार का डायग्राम बनाएंगे, 7 प्रकार के डायग्राम में ABC और अल्फा बीटा गामा में कोण का डिफरेंस बताएंगे। इसके बाद आपका फिर बच्चों इनका एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, तो घनी में क्या होगा कि घनी में आपका फिर बच्चों 3 प्रकार से होगा, एक सरल घनी, एक आपका होता है काय, और एक अंतफलक केंद्रित। ठीक है, इतना क्लियर है, मिटा दें। थोड़ा देखो जरा, घनी में क्या होगा, घनी में 3 प्रकार से होता है। घनी की बात करता हूं, सिर्फ सिंपल समझिएगा। घनी में ऐसा याद करना होगा, A बराबर B बराबर C, तीनों भुजा बराबर है, मतलब हमारा जो ये सब का सब क्या है भैया, बराबर है, लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, ये सब बराबर है। ठीक है, ये A भी और ये B भी और C भी, तीनों बराबर है। ठीक है, साथ में अल्फा, बीटा और गामा तीनों कितने डिग्री है, 90 डिग्री पर है।
यानी जो आपका 3 अक्ष है, ऐसा 3 अक्ष होता है एक्स वाई जेड, तीनों अक्षों के बीच कितने कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। एग्जाम्पल इसमें तैयार करना पड़ेगा, एग्जाम्पल आपका NaCl और KCl, ठीक है, और एग्जाम्पल है, और आपका हीरा है, क्या है, हीरा। हीरा आपसे यदि पूछ दिया जाए हीरे में किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है, तो घने क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन 12th लेवल में बहुत ही कम आते हैं, है ना, आगे चलकर कंपटीशन लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको एकक सेल के जितने भी प्रकार हैं, जैसे मैंने कहा कि टोटल एकक सेल 14 है और क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, 7 है, तो क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के हैं, तो सातों प्रकार को एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूं। इतना ही आज के लिए मेरे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।